नमस्कार, मैं हूं श्वेता और आप देख रहे हैं ओंकार न्यूज बुलेटिन। तो शुरू करते हैं आज की बुलेटिन देश की बड़ी खबरों के साथ। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस और पंडित नेहरू पर बड़ा हमला बोला। अमित शाह ने आरोप लगाया कि 1962 के युद्ध में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अक्साई चीन का 30,000 वर्ग किलोमीटर हिस्सा चीन को दे दिया। उन्होंने नेहरू के इस बयान का भी जिक्र किया जिसमें उन्होंने अक्साई चीन को घास का तिनका भी ना उगने वाली जमीन कहा था। शाह ने असम को बाय बाय कहे जाने और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता ठुकराने जैसे पुराने मुद्दों को भी फिर से उठाया। विपक्ष ने सदन में हंगामा किया, लेकिन शाह ने कहा, जोर से बोलकर सच को छुपाया नहीं जा सकता। वहीं अब भारत की रक्षा ताकत में हुआ है इजाफा। डीआरडीओ ने ओडिशा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से लगातार 2 दिनों तक प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। मिसाइल ने तय लक्ष्यों को बेहद सटीकता से भेदा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वैज्ञानिकों और सशस्त्र बलों को बधाई दी है और इसे सेनाओं के लिए एक गेम चेंजर बताया है। प्रलय एक क्लासी बैलिस्टिक मिसाइल है जो विभिन्न प्रकार के वॉरहेड्स में ले जाने में सक्षम है। अब देखिए ऑपरेशन सिंदूर पर अमित शाह ने क्या खुलासे किए हैं। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर पर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि भारत की सेना 100 किलोमीटर अंदर जाकर पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को तबाह करके लौटी है। शाह ने यह भी बताया कि सिर्फ आतंकियों को निशाना बनाया गया, कोई आम नागरिक इससे हताहत नहीं हुआ है। विपक्ष के युद्ध न करने के सवाल पर शाह ने जवाब दिया कि युद्ध का निर्णय रणनीतिक होता है और इसके कई परिणाम होते हैं। 8 एयरबेस इतने सटीक तरीके से तोड़े गए, पाकिस्तान की पूरी एयर डिफेंस सिस्टम धरी की धरी रहेगी, कुछ नहीं कर पाई। नूर खान चकलाला एयरबेस तोड़ दिया गया, मुरीद तोड़ दिया गया, सुगुर्दा तोड़ दिया गया, रफीकी तोड़ दिया गया, रहीम यार खान तोड़ दिया गया, जकोबाबाद तोड़ दिया गया, सुक्कुर और भोलारी भी तोड़ दिया और सुक्कुर, लाहौर, अरिफवाला, चुनेन, जकोकाबाद और नया चोर, ये 6 रडार सिस्टम भी उनके पूरी तरह से ध्वस्त कर दिए। ऑपरेशन महादेव के तहत बड़ी सफलता। श्रीनगर के बाहरी इलाके डच्चीगाम के जंगलों में सुरक्षा बलों ने आज उस आतंकवादी को मार गिराया जिसे 22 अप्रैल को पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड माना जा रहा था। सुलेमान शाह उर्फ हाशिम मूसा और उसके 2 साथी जिब्राम और हमजा अफगानी सेना के ऑपरेशन में मारे गए हैं। इन तीनों आतंकवादियों की तलाश काफी दिनों से जारी थी। खुफिया तकनीकी इनपुट के बाद पैरा कमांडो यूनिट ने सटीक कार्रवाई की। हमले में 26 निर्दोष लोगों की मौत हुई थी, जिनमें ज्यादातर पर्यटक थे। अब इस कार्रवाई के बाद पीड़ित परिवारों ने राहत की सांस ली है। ऑपरेशन महादेव से एक बात तो साफ हो गई है, भारत आतंक के हर चेहरे को ढूंढ ढूंढ कर मारेगा और खत्म कर देगा। आज श्रावण मास की पंचमी पर देश भर में नागपंचमी का पर्व आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी, प्रयागराज और अयोध्या समेत कई तीर्थों में नाग मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है। काशी के ऐतिहासिक नागकुंड मंदिर में विशेष पूजा अर्चना हो रही है। मान्यता है कि यहाँ स्नान और नाग पूजन करने से काल सर्प दोष और अकाल मृत्यु जैसी बाधाओं से मुक्ति मिलती है। श्रद्धालु दूध, फूल और कुशा घास अर्पित कर नाग देवता का पूजन कर रहे हैं। अपने बनारस, काशी के साथ साथ अन्य प्रांत से भी लोग यहाँ आते हैं, अन्य राज्य, अन्य जिलों से भी लोग यहाँ आते हैं दर्शन करने। आज का विशेष महत्व है, लाखों की भीड़ में श्रद्धालु आते हैं। सुबह से 4 बजे से ही दर्शन शुरू हो गई थी। यहाँ का मान्यता है कि जब पांडवों के जो वंशज थे उन्होंने जब अपने पूजा की थी, जब उनके ऊपर सर्पदोष, काल सर्पदोष लगा था, तो काल सर्पदोष को मिटाने के लिए उन्होंने यहाँ पे पूजा किया था। और यहाँ पे करीब 80 फीट नीचे एक शिवलिंग है जहाँ पे वो पूजा हुई थी। अभी वो तालाब की वजह से भरा हुआ है। पूजा का विशेष महत्व ये है कि हम और ख़ास तौर से इस मंदिर का जो महत्व है वो जो मैंने सुना है कि काल सर्पदोष से मुक्ति होती है, सर्प से भय दूर होता है। तो नागपंचमी हम सदियों से मनाते चले आए हैं। अब खबर बिहार से। वाल्मीकि नगर विधानसभा सीट पर चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर विधानसभा सीट एक बार फिर चुनावी चर्चा में है। यह सीट 2008 के परिसीमन के बाद बनी और तब से जेडीयू का प्रभाव रहा है।
धीरेन्द्र प्रताप सिंह यहाँ के मौजूदा विधायक हैं और पिछले बार जेडीयू के टिकट पर जीत हासिल की थी। धार्मिक और पर्यावरणीय महत्व से जुड़ा यह क्षेत्र आने वाले चुनावों में जातीय समीकरण, आदिवासी मुद्दों और बुनियादी सुविधाओं की कमी के चलते राजनीतिक रूप से अहम होगा। बिहार सरकार ने पत्रकारों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में पत्रकारों की पेंशन को 6,000 से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। बैठक में कुल 41 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। राजगीर में खेल अकादमी के लिए 1131 करोड़ रुपए, पुनौरा धाम मंदिर क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के लिए 165 करोड़ रुपए और पटना के डॉक्टर लोहिया पथ चक्र के लिए 675 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। साथ ही मुंगेर के सीताकुंड मेले को राजकीय मेला घोषित किया गया है और युवा आयोग में 6 नए पद सृजित किए गए हैं। राजद विधायक भाई वीरेंद्र एक बार फिर सुर्खियों में है। एक पंचायत सचिव से फोन पर बातचीत को लेकर उठे विवाद पर उन्होंने खुद सामने आकर सफाई दी है। भाई वीरेंद्र ने कहा है कि जिस ऑडियो की बात हो रही है उसकी जांच होनी चाहिए। मुझे बेवजह फंसाया जा रहा है ताकि मैं चुनाव न लड़ सकूं। ये सरकार की साजिश है। उन्होंने दावा किया है कि पंचायत सचिव को धमकी नहीं दी गई बल्कि सिर्फ शिकायत की गई थी। बीडीओ को कॉल कर उन्होंने इस व्यवहार की जानकारी भी दी थी, जिस पर बीडीओ ने समझाने की बात कही है। भाई वीरेंद्र ने कहा, मैं किसी से डरने वाला नहीं हूं और ना ही पीछे हटने वाला हूं। मैं अपने वकील से सलाह लूंगा और जो करना होगा वो मैं जरूर करूंगा। हम ग्रासरूट के वर्कर हैं और पब्लिक के हम नुमाइंदे हैं और हर पब्लिक का काम करना मेरा काम है, चाहे वो चपरासी हो या फिर वो पंचायत सचिव हो, चाहे कर्मचारी हो या पदाधिकारी हो। हम सब जगह अपने से फ़ोन करते हैं, लोगों का काम कराने का काम करते हैं। उसी क्रम में जब मैं सराय गया था, मैं बैठक करने गया था, तो पीड़ित परिवार के लोगों ने हमसे मिला और कहा कि देखिए वो पैसा मांग रहा है और हम नहीं पैसा दे रहे तो मेरा काम नहीं कर रहा है। सर ये फ़ोन नंबर है तो इन्हें कह दीजिए। एक आदमी कहा भी कि बड़ा बदमाश है और फ़ोन रिकॉर्ड करता है। हम कहे चलो क्या करना है, फ़ोन कर देते हैं। तो उसी क्रम में मैंने कहा, मैं भाई वीरेंद्र बोल रहा हूँ। कौन भाई वीरेंद्र? अरे भाई वीरेंद्र को नहीं जानते हो? मैं यहाँ का एमएलए हूँ। तो हाँ बोलिए। अब हम का एक प्रोटोकॉल का ख्याल नहीं रखते हो तुम? तो बोलिए ना। तो अपनी बात को मैंने कहा कि ये मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना है, आप उसको बना दीजिए। ठीक है। मैं बीडीओ को तुरंत फ़ोन किया, उस पर 100 कौच हुआ है और उसमें कुछ सरकार के लोग लगकर हमको बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है और उससे हमको लगता है कि केस भी करवाया जा रहा है। जो केस किया गया है उसमें आपके द्वारा धमकी उसको देने कहाँ धमकी? आप ऑडियो देखिए ना, धमकी कहाँ दिया गया है? SC/ST एक्ट के तहत नहीं, आप देखिए ना उसमें। तो उसमें तो देखिए ना, ऑडियो में होगा ना धमकी ना। उसको हम पहचानते हैं। वो कहता है कि हम नहीं जानते हैं वो कौन विधायक है। उसके बाद भी बात आपसे हुई उससे? हाँ, बातचीत हुई है। उसके बाद उन्होंने फ़ोन करके, शायद वीडियो डाटा होगा चाहे जो हो, वो फ़ोन किया तो कहा सर हमसे गलती हो गई, माफ़ कीजिएगा सर। हम कहे नहीं, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और पब्लिक के आप काम करने आए हैं तो पब्लिक कोई भी फ़ोन करेगी। हम तो विधायक हैं, पब्लिक आम लोग भी करेगा, उससे बढ़िया से बर्ताव करना है। अब खबर झारखंड से। रामगढ़ पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक पिकअप वाहन में भारी मात्रा में अवैध डोडा लादकर बोकारो की ओर तस्करी की जा रही है। सूचना मिलते ही रामगढ़ एसपी के निर्देश पर रजरप्पा थाना क्षेत्र में एक विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने बोरीबिंग गांव के पास एक संदिग्ध मिनी ट्रक को रोकने का प्रयास किया, लेकिन चालक पुलिस को देखकर वाहन लेकर भागने लगा। पुलिस ने पीछा कर ट्रक को पकड़ा और वाहन में सवार 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपी गिरिडीह जिले के रहने वाले हैं। जब वाहन की तलाशी ली गई तो उसमें 480 किलोग्राम लगभग डोडा बरामद हुआ, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 25 लाख रुपए बताई जा रही है। रामगढ़ एसपी ने प्रेस वार्ता कर इस कार्रवाई की पुष्टि की है। फिलहाल गिरफ्तार तस्करों से पूछताछ जारी है और पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है। शाम में लगभग 3:45 बजे मुझे सूचना प्राप्त हुई कि हमारे रजरप्पा थाना क्षेत्र से एक गाड़ी गुजरने वाली है, जिसमें कि कुछ नारकोटिक्स, उसमें कुछ पदार्थ लदे हुए हैं। इस सूचना के सत्यापन पर तुरंत
हमने एसडीपीओ रामगढ़, थाना प्रभारी रजरप्पा कृष्ण कुमार को तुरंत हम एक टीम बनाई और टीम के द्वारा तुरंत रश किया गया। बोरोबिन चेक नाके पे ये टीम पहुंच के वहां पे तत्परता से उन्होंने पूरी तरह झाड़ियों में छुप के और चेक नाका वहां पे लगाया और जैसे ही ये गाड़ी आई तो उस गाड़ी को रोकने का इन्होंने प्रयास किया। GH1C 7235 नंबर की गाड़ी है और उसको रोकने गाड़ी रुकी नहीं, भागने का प्रयास किया। पुलिस के द्वारा खदेड़ कर उसको पकड़ा गया। उसमें 2 व्यक्ति उस पर बैठे हुए थे जिसका नाम संदीप रजक और संतोष राम है। दोनों गिरिडीह के रहने वाले हैं और उस गाड़ी को जब चेक किया गया तो उसमें 18 बोरा डोडा, अफीम के डोडा बरामद हुआ है। उसका विधिवत तरीके से उसको जब्त किया गया। उसकी पूरी इन्वेंट्री बनाई गई। पूरा वजन उसका 480 kg पाया गया है और जब इनसे पूछताछ की गई तो ये बताएं कि इस डोडा को ये पतरातू पिठोड़िया के बीच के जंगलों में इन्होंने उसको लोड किया है और उसको लेकर ये लोग गिरिडीह की तरफ जा रहे थे और इसमें 2 अन्य व्यक्तियों के भी शामिल होने की संभावना है। और जब मार्केट वैल्यू से इसकी कीमत के बारे में पता किया गया तो लगभग 20 से 25 लाख रुपए का ये डोडा पूरी कीमत है इसकी। बिहार से कांवड़ लेकर आए श्रद्धालुओं की बस आज सुबह देवघर में हादसे का शिकार हो गई। बस और ट्रक की आमने सामने की टक्कर में 6 कांवड़ियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 30 से ज्यादा लोग घायल हैं। हादसा देवघर बासुकीनाथ मुख्य मार्ग पर जमुनिया चौक के पास करीबन 7 बजे हुआ। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस के परखच्चे उड़ गए। चीख पुकार मच गई। राहगीरों और पुलिस ने तुरंत बचाव शुरू किया। सभी घायलों को देवघर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये स्थिति तो समय के अनुसार असेसमेंट होगा। अभी जितना इमरजेंसी ट्रीटमेंट है सब किया जा रहा है। हमारे सर्जन, ऑर्थोपेडिशियन और बाकी जितने चिकित्सक हैं, पैरामेडिकल हैं, सब लगे हुए हैं उसमें और सबका इलाज किया जा रहा है। हम लोग बासुकीनाथ जाने वाले थे तो बस में पैसेंजर बस में बैठे और क्या पता जगह का क्या नाम है मालूम नहीं है। हमको गया जिला का है और वहाँ गया, लोग आगे वाला बोल रहे थे कि हल्का नींद में था या नशा में था, ऐसे बोल रहे थे। वह टेंडा मारा, ईटा था ना, ईटा जो रखा हुआ रहता है उसी में ठोक दिया। पूरे सीट से सब आदमी जब गए, हम भी जब गए थे लेकिन हम ताकत से निकल गए। और मेरी पत्नी जो थी बगल में थे वो बिल्कुल चापा से चपने रह गया। हमने 1 घंटा तक आशा देखा गाँव वाला को कि कोई आके निकाले, वो बच जाती, लेकिन कोई आया नहीं। मैंने 2-3 को लड़की वहाँ पड़ी, बोले कि पुलिस को फोन करो। हम भी गिर गया तो मेरा माथा फट गया है और मेरा पैर में चोट लग गया है। मृतक और ज्यादातर घायल कांवड़िए बिहार के बेतिया और गया जिले में रहने वाले हैं। श्रावणी मेला अपने चरम पर है और इसी बीच ऐसा हादसा श्रद्धा में खलल की तरह सामने आया है। अब सवाल है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर कब होगी पुख्ता इंतजाम। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ को धमकी देने वाला आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। रांची पुलिस ने रविवार की देर रात धनबाद रेलवे स्टेशन से उस शख्स को दबोच लिया जिसने केंद्रीय मंत्री संजय सेठ को फोन पर धमकी दी थी। गिरफ्तार आरोपी नित्यानंद पाल बोकारो जिले के पिंडराजोरा थाने क्षेत्र का बंगा बाजार नारायणपुर का रहने वाला है। वर्तमान में वह धनबाद के हरिहरपुर थाना क्षेत्र के शर्मा कॉलोनी घूम में रह रहा था। पुलिस ने उसके पास से धमकी देने में इस्तेमाल किया गया मोबाइल फोन बरामद कर लिया है। एसपी चंदन कुमार सिन्हा ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले की पूरी जानकारी दी। बताया गया कि कोतवाली थाना में 15A की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया है कि वह अक्सर बड़े नेताओं और कारोबारियों को फोन से धमकी दिया करता था और पैसे वसूलता था। उसके खिलाफ पहले से भी पिंडराजोरा थाने में आपराधिक मामले दर्ज हैं। गिरफ्तारी में डीएसपी प्रकाश सोई, ऑफिस प्रभारी मनीष कुमार और अन्य पुलिस कर्मियों की भूमिका अहम रही। ये माननीय केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ जी के मोबाइल पे एक धमकी गई थी। उसके बारे में जो है उन्होंने दूरभाष पर सूचना हमारे डीजीपी महोदय को दिया था। इस बिंदु पर जांच और अनुसंधान आरंभ किया गया और ज्ञात हुआ कि यह फ़ोन जो है ये नित्यानंद पाल नाम के व्यक्ति ने किया है, जिसे गिरफ्तार किया गया है। नित्यानंद पाल पिंडराजोरा बोकारो जिला का रहने वाला है, लेकिन अभी वह अपने ससुराल हरिहरपुर थाना क्षेत्र जो है हरिहरपुर वहाँ पर रहता है। और जब इसे अनुसंधान किया गया तो इसका कोई भी जो इसके बातचीत से क्लियर होता है कि ये इसका कहना मैंने शराब के नशे में ये किया था। वो इसका कहना है कि हम बहुत गरीब हैं और हम चाहते थे कि मेरी बेटी की शादी में कुछ पैसा मिले या हमको कोई आवास मिल जाए, इसके लिए मंत्री जी के फ़ोन पर लगाए थे, पर नशे में हमने जो है ये कर दिया।
हालांकि ये पहले एक छेड़खानी के मामले में भी जेल गया है और इसकी आदत जो हम लोग को पता चला है, कई लोगों को कभी ये कुछ बनकर ये फ़ोन करता रहता है। तो इस तरह की प्रवृत्ति पहले से भी इसकी रही है। गिरिडीह के डुमरी थाना क्षेत्र के कुलगो गांव में एक अवैध मिठाई फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ है। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी पवन कुमार के नेतृत्व में जब फैक्ट्री की जांच की गई तो चौंकाने वाली चीजें सामने आई। न तो मिठाई बनाने वाले इस फैक्ट्री के पास फूड लाइसेंस था और न ही कोई वैध कागजात। साफ सफाई का नामो निशान नहीं था। फैक्ट्री के अंदर गंदगी और फंगस लगी मिठाइयाँ पाई गई। हम लोग ने जांच अभियान चलाया है तो कुलगो में जो एक मनोज साहब का फैक्ट्री थी जिसका लाइसेंस उन्होंने नहीं दिखाया है, उनको बोला गया है कि आप लाइसेंस सभी दिखाइए और बहुत ही गंदगी अनहाइजीनिक कंडीशन में खाद्य पदार्थों का निर्माण किया जा रहा है। तो हम लोगों ने मिठाइयों का सैंपल लिया है और उन्हें निर्देश दिया गया है कि लाइसेंस लेकर ही काम करेंगे, साफ सुथरा स्थिति में ही तब तक अपना फैक्ट्री को बंद रखेंगे। यहाँ से लड्डू और रसगुल्ला का सैंपल लिया गया है। प्राथमिक जांच में उसमें स्टार्च मिला हुआ था और लड्डू में रंग की मात्रा ज़्यादा थी और हो सकता है कि इंडस्ट्रियल कलर भी मिलाया गया हो, तो इसकी पुष्टि तो जाँच नहीं हो पाएगी। इसके लिए हम लोग नमूना लेकर लैब को भी भेजेंगे। रसगुल्ला में क्या पाया गया था? रसगुल्ला में स्टार्च पाया गया था और बहुत सारी मिठाइयाँ जो लड्डू थे कुछ फंगस लगे हुए थे, ख़राब हो गए थे। कम से कम 50 केजी लड्डू और 3 किलो रसगुल्ला को नष्ट कराया। एक भी मिठाइयों के निर्माता है जो मिठाई बनाकर दुकानों में सप्लाई करते हैं, सबसे पहले तो ये लाइसेंस ले लें और मिठाइयों को पैक करके ही स्टैंडर्ड तरीक़ा से डिलीवरी करें। अन्यथा जो मिठाई दुकान है, मिठाई दुकानदार फ्रेश मिठाइयाँ बनाकर ही सेल करें और इसके साथ साथ ही वे अपने परिसर में साफ़ सफाई का ध्यान दें और खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की जितने भी निर्देश है इसके तहत भी काम करें और इसके अतिरिक्त और भी जितने भी खाद्य परिसर है, होटल हो या रेस्टोरेंट है या ढाबा है, सबको साफ़ सफाई का ध्यान देना है, लाइसेंस ले लेना है। और अगर किसी प्रकार की कमी पाई जाती है तो हम नोटिस देते हैं और सुधार नहीं होने पर हम कार्रवाई भी करते हैं। साथ साथ उपभोक्ताओं को भी मैं सजेशन देना चाहता हूँ कि उपभोक्ता कोई भी खाने वाले सामान लेने से पहले पुष्टि कर ले कि उस दुकान से या सामान ले रहे हैं वो खाने वाला दुकान मतलब FSSAI के द्वारा लाइसेंस प्राप्त दुकानदार है या नहीं और मिठाई दुकान से जो मिठाइयाँ लेते हैं मिठाइयाँ फ्रेश बनी है। रसगुल्लों में स्टार्च, लड्डुओं में इंडस्ट्रियल कलर और अत्यधिक रंग की मौजूदगी की आशंका जताई गई। फैक्ट्री को तत्काल बंद करने का निर्देश दे दिया गया है और वहां से मिठाइयों के सैंपल लेकर लैब भेजे गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी। पदाधिकारी ने फैक्ट्री संचालक मनोज साहू से लाइसेंस की मांग भी की है। गिरिडीह शहर के न्यू बरगंडा इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब रंजीत कुमार शर्मा के बंद घर में चोरी की वारदात सामने आई। रंजीत अपनी बच्ची के इलाज के लिए दिल्ली एम्स गए हुए थे। इसी बीच चोरों ने उनके घर का ताला तोड़ा, अलमारी खंगाली और 6 लाख के गहने व नकदी लेकर फरार हो गए। यहाँ तक कि बच्चे की गुल्लक भी नहीं छोड़ी। हम लोग गए थे दिल्ली एम्स बच्चा को दिखाने के लिए और वहाँ से पता चला यहाँ बगल वाले मोदी जी थे, तो वो बताया कि घर का ताला टूटा हुआ। तो बगल में मेरी भतीजी है, उसको फोन किया तो ऊपर आके देखी, पूरा देखा, सब पूरा सामान बिखरा हुआ है। 6 लाख से ऊपर का मेरा जेवर था और 5,000 रुपया बच्चा का पैसा था उसमें, वो भी चोरी हो गया। नगर थाना पुलिस जांच में जुट गई है, लेकिन शहर में बढ़ती चोरी से लोग डरे हुए हैं। अब सवाल है कि क्या पुलिस जल्द खुलासा कर पाएगी। अब खबर फिल्मी दुनिया से। मुंबई में रियलिटी शो पति पत्नी और पंगा जोड़ियों का रियलिटी चेक के सेट पर आज सितारों की जमकर मौजूदगी देखने को मिली। शो के होस्ट मुनावर फारूकी सेट पर बेहद फ्रेंडली अंदाज में नजर आए। उन्होंने अन्य सेलिब्रिटीज के साथ फोटो खिंचवाई और सभी से मुलाकात की। वहीं हाल ही में शादी के बंधन में बंधी हिना खान और रॉकी जायसवाल भी सेट पर नजर आए। शूटिंग के बाद दोनों को एक साथ वक्त बिताते देखा गया और कैमरों के सामने पोज करते भी। इधर टीवी की चर्चित अभिनेत्री अविका गौर अपने मंगेतर मिलिंद चंदवानी के साथ शो के सेट पर पहुंची। हाल ही में सगाई की घोषणा करने के बाद ये कपल पहली बार इस अंदाज में साथ नजर आए हैं। यह सारी हलचल शो के लॉन्च से पहले की तैयारी का हिस्सा है। पति पत्नी और पंगा 2 अगस्त से कलर्स टीवी पर प्रसारित होने जा रहा है। अब खबर खेल जगत से। इंग्लैंड की कप्तान नट स्कीवर ब्रंट ने भारत के खिलाफ निर्णायक वनडे में 98 रन की पारी खेलकर आईसीसी महिला वनडे रैंकिंग में फिर से नंबर 1 स्थान हासिल कर लिया है।
हालांकि इंग्लैंड को मैच में 13 रन से हार मिली और भारत ने सीरीज 2-1 से जीत ली, लेकिन स्कीवर ब्रंट की पारी ने उन्हें स्मृति मंधाना से आगे पहुंचा दिया। भारत की कप्तान हरमनप्रीत कौर 102 रन की पारी के बाद 10 स्थान ऊपर चढ़कर 11वें नंबर पर पहुंची हैं, जबकि जेमिमा रोडिंग्स 13वें और ऋचा घोष 39वें स्थान पर पहुंच गई हैं। आज के बुलेटिन में इतना ही। मैं श्वेता लेती हूँ आपसे इजाजत। धन्यवाद।